हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। इसी उम्मीद में कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में मस्त होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इन द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस टॉपिक, जो कि हम चल रहे थे फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज इन बायोलॉजिकल एक्शन में। इसमें हमने 7 प्रॉपर्टीज कवर कर ली हैं। अगर वो 7 प्रॉपर्टीज आपको देखनी है इस टॉपिक के अंदर तो आप वो देख सकते हैं पुरानी वीडियोस में। फिलहाल के लिए आज जो हमारा टॉपिक है वो है बायो आइसोस्टेरिज्म। ठीक है, बायो आइसोस्टेरिज्म क्या होता है और इसका ड्रग की बायोलॉजिकल एक्टिविटी में क्या रोल होता है। ठीक है, तो ये देखने से पहले कि इसका क्या रोल होता है हमारी ड्रग की बायोलॉजिकल एक्टिविटी में, पहले ये जानते हैं कि बायो आइसोस्टेरिज्म होता क्या है। ठीक है, शायद आप में से कई लोगों के लिए वर्ड एकदम नया भी हो सकता है, तो चलिए पहले से जानते हैं। देखिए, बायो आइसोस्टेर्स जो फिनोमिना शो करते हैं उसे बायो आइसोस्टेरिज्म कहते हैं। वो हमें समझ में आ जाएगा। पहले हम समझते हैं बायो आइसोस्टेर्स होते क्या है। देखिए, बायो आइसोस्टेर्स वो ग्रुप ऑफ एटम्स या फिर आयंस या फिर फंक्शन ग्रुप्स होते हैं जिनकी लगभग सेम शेप, सेम नहीं कहूंगी, सिमिलर शेप, सिमिलर साइज और सिमिलर बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है और सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, सिमिलर साइज, सिमिलर शेप, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड देयर बाय सेम या सिमिलर बायोलॉजिकल एक्टिविटी। अब मैं यहाँ पे सिमिलर साइज कह रही हूँ, आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अभी मैं एग्जाम्पल दिखाऊंगी तो आप सोचेंगे नहीं इनके तो सिमिलर साइज होते ही नहीं है, फिर कैसे सिमिलर साइज बता दिया। देखिए, इन मेडिसिनल केमिस्ट्री हम सिमिलर साइज यहाँ पे मैं रेफर कर रही हूँ। सिमिलर साइज मीन्स इनका जब ये रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग करेंगे रिसेप्टर साइट में, तो वहां पर ये जो 3D स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे वो सिमिलर करेंगे। ठीक है, तो उस पर्सपेक्टिव से मैं बोल रही हूँ सिमिलर साइज। ओके, तो ये होते हैं बायो आइसोस्टर्स। तो इनके 2 क्लासिफिकेशन होते हैं, 2 तरीके के होते हैं बायो आइसोस्टर्स, एक तो क्लासिकल और दूसरा नॉन क्लासिकल। ठीक है, क्लासिकल के एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक है, ये सारे के सारे क्लासिकल बायो आइसोस्टर है। यानी कि अगर मैं यहाँ किसी पर्टिकुलर ग्रुप में फ्लोरीन को क्लोरीन के साथ रिप्लेस करती हूँ क्योंकि ये बायो आइसोएस्टर है, या क्लोरीन को ब्रोमीन से करती हूँ, तो कंपाउंड की बायोलॉजिकल एक्टिविटी चेंज नहीं होगी। अब चेंज नहीं होगी तो ये मत सोचिएगा फिर रिप्लेस ही क्यों करने हैं, एक से दूसरे का रिप्लेसमेंट कर ही क्यों रहे हैं। देखिए, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बायोलॉजिकल एक्टिविटी चेंज नहीं होती है। एंटी हाइपरटेंसिव जो ड्रग है वो चेंज होकर कुछ और नहीं बन जाएगी, लेकिन इंप्रूव जरूर हो सकती है, इसलिए हम इसे यूज करते हैं। ठीक है, अब नॉन क्लासिकल बायो आइसोस्टर्स क्या होते हैं? जो मैंने आपको बायो आइसोस्टर्स की एक क्लासिकल डेफिनेशन बताई, ये उससे अलग है और देयर बाय द नेम नॉन क्लासिकल, क्योंकि ये जो हमारी क्लासिकल डेफिनेशन है उसको फॉलो नहीं करते हैं। हो सकता है कि नॉन क्लासिकल बायो आइसोस्टर्स में क्या होता है कि उनके साइज, उनका शेप, उनका हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी अलग हो सकता है, बट एक चीज सेम होती है जिसकी वजह से बायो आइसोएस्टर्स में ही आते हैं, वो है इनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी। कि हो सकता है ये देखिए अलग हो साइज में, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में या फिर स्ट्रक्चर में। ठीक है, लेकिन इनकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होगी, अगर मैं इस ग्रुप को इस ग्रुप से रिप्लेस करूंगी तो वो ऑलमोस्ट सेम होगी। इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, ये आपस में है बायो आइसोएस्टर्स। एक कैटेगरी है क्लासिकल, दूसरी कैटेगरी है नॉन क्लासिकल। ठीक है, तो देखिए बायो आइसोएस्टर्स यानी कि मैंने आपको बताया कौन से ग्रुप्स होते हैं। तो ये ग्रुप्स का जब हम आपस में एक दूसरे से रिप्लेसमेंट करते हैं तो उसी फिनोमेना को कहा जाता है बायो आइसोस्टेरिज्म, यानी कि रिप्लेसमेंट ऑफ वन एटम और फंक्शनल ग्रुप और आयन फ्रॉम वन बायो आइसोएस्टर टू अनदर। ठीक है, तो उस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, बायो आइसोस्टेरिज्म। हमने क्लासिफिकेशन भी जान लिया। अब हमारे काम का ये कैसे हुआ, यानी कि हमारी ड्रग के बायोलॉजिकल एक्टिविटी को क्या करता है, ये इंप्रूव करता है क्या, हमारे काम का कैसे हुआ। देखिए, हमारे काम का ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये ड्रग को ऑप्टिमाइज करने के लिए बायो आइसोस्टेरिज्म एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिनल केमिस्ट्री का, आप ये मान लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है किसी भी ड्रग को ऑप्टिमाइज करने में, यानी कि उसको बेस्ट परफॉर्मेंस में लेके आने के लिए। ओके, जानते हैं क्या रोल होता है एक एक करके। देखिए, रिटेंशन ऑफ एक्टिविटी, पहला पॉइंट मैंने लिखा है रिटेंशन ऑफ एक्टिविटी, यानी कि मैं एक बायो आइसोस्टर को अगर दूसरे बायो आइसोएस्टर से रिप्लेस करती हूं तो पहली बात तो एक्टिविटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, इंप्रूव कर सकते हैं हम, इंप्रूव हो, फिर ऑब्वियसली इंप्रूव ही करेंगे तभी चेंज करेंगे, वरना तो चेंज करने का कोई मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि मैं ऑल्दो पूरा ग्रुप चेंज कर दे रही हूँ, अपना फंक्शनल ग्रुप चेंज कर रही हूँ, या फिर आयन है या कोई एटम उसको चेंज कर रही हूँ, पर मेरी बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो पहले थी वही रह रही है, तो मैं
कर सकती हूँ इम्प्रूव करने के लिए, यानी कि इम्प्रूव हो सकती है और रिटेंशन रहेगा एक्टिविटी का, एक्टिविटी पूरी बदलेगी नहीं। ठीक है। दूसरा है इंक्रीज इन पोटेंसी। एक बायो आइसोएस्टर था, मैंने उसको रिप्लेस कर दिया उसके किसी दूसरे बायो आइसोएस्टर से। हो सकता है कि जो दूसरा बायो आइसोएस्टर था वो ज्यादा पोटेंट है, या फिर हो सकता है कि एक बायो आइसोएस्टर जब लगा था पुराना वाला तो उसमें मुझे डोज ज्यादा लेनी पड़ रही थी, लेकिन यहाँ पे क्योंकि दूसरे बायो आइसोएस्टर के लगाने की वजह से अब ड्रग मॉलिक्यूल की पोटेंसी चेंज हो गई, यानी कि कम डोज में ही अब अपना उतना ही काम हो जा रहा है जितना पुराने बायो आइसोएस्टर से हो रहा था। तो कई बार बायो आइसोएस्टर को हम यूज करते हैं पोटेंसी को इंक्रीज करने के लिए हमारी ड्रग की। ओके, थर्ड पॉइंट इज रिडक्शन ऑफ टॉक्सिसिटी। कई बार ऐसा होता है कि एक बायो आइसोएस्टर जो है वो टॉक्सिक है या उसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, तो हम क्या करते हैं कि दूसरे बायो आइसोएस्टर से रिप्लेसमेंट कर देते हैं। बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो उसकी मेन बायोलॉजिकल एक्टिविटी थी वो तो चेंज होगी नहीं, क्योंकि वो तो मेन फंडा है अपने बायो आइसोएस्टरिज्म का कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होती जी चेंज। ठीक है, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि एक बायो आइसोएस्टर से जो टॉक्सिसिटी आ रही थी वो रिड्यूस हो गई, उससे जो साइड इफेक्ट आ रहे थे वो रिड्यूस हो गए, या उससे जो एडवर्स इफेक्ट आ रहे थे वो रिड्यूस हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे भी रोल प्ले करता है हमारा बायो आइसोस्टेरिज्म। फिर है आपका इंप्रूवमेंट इन स्टेबिलिटी। जी हाँ, बायो आइसोस्टेरिज्म के फिनोमेना को यूज करके हम अपने ड्रग मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी भी बढ़ा सकते हैं। हो सकता है कि जो पुराने वाला बायो एक ग्रुप लगा हुआ है वो आपके ड्रग को थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी दे रहा है या अनस्टेबल बना रहा है। ठीक है, हमने दूसरा बायो आइसोएस्टर से उसका रिप्लेसमेंट कर दिया। अब जो बायो आइसोएस्टर लगाया हो सकता है कि उसमें मेटाबॉलिक डिग्रेडेशन कम है। ठीक है, वो मेटाबॉलिक डिग्रेडेशन कम होगा तो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ेगी, ड्रग आपके लंबे समय के लिए काम कर पाएगी आपकी बॉडी में, यानी कि जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी बायो आइसोस्टेरिज्म का रोल होता है कि वो हमारे ड्रग की इंप्रूवमेंट स्टेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए यूज होता है। ठीक है, फिर आ जाओ आप लास्ट पॉइंट में, दैट इज इम्प्रूवमेंट, नॉट द लास्ट, सेकेंड लास्ट बेसिकली, दैट इज इम्प्रूवमेंट इन एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि हमारी ड्रग की एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं अगर हमने सही ढंग से बायो आइसोस्टर्स का रिप्लेसमेंट किया और हमने उनसे सही ढंग से बायो आइसोस्टेरिज्म का फिनोमेना लगा पाया, तो हम अपने ड्रग की एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को भी चेंज कर सकते हैं। वो कैसे? देखिए, हो सकता है एक बायो आइसोस्टर कम लिपोफिलिक हो या कम हाइड्रोफिलिक हो, हम लिपोफिलिसिटी या हाइड्रोफिलिसिटी दूसरे बायो आइसोस्टर की मदद से बढ़ा सकते हैं। हो सकता है कि क्योंकि बायोलॉजिकल एक्टिविटी तो सेम होगी दोनों बायो आइसोस्टर की, लेकिन हो सकता है कि जो दूसरा वाला है वो ज्यादा लिपोफिलिक है, वो ज्यादा हाइड्रोफिलिक है। तो जो भी हमारी चॉइस है, जो भी हम ड्रग में करना चाहते हैं, अकॉर्डिंगली हम अपने ग्रुप को रिप्लेस करेंगे। बायोलॉजिकल एक्टिविटी सेम रहेगी, लेकिन आपका एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग का इंप्रूव हो जाएगा। ओके, तो ये भी एक रोल हुआ इंपॉर्टेंट बायो आइसोस्टेरिज्म का हमारा, किसमें? एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ड्रग की। फिर है एंजाइम और रिसेप्टर सेलेक्टिविटी। देखिए, क्योंकि एक बायो आइसोस्टर पहले जो था, हो सकता है कि चेंज करने के बाद थोड़ा सा स्ट्रक्चरल चेंज तो आएगा। क्यों? क्योंकि एक ऑल टुगेदर दूसरा था, दूसरा ग्रुप था, और अब हमने दूसरा ग्रुप लगा दिया है। बायोलॉजिकल एक्टिविटी चेंज नहीं होगी, पर हो सकता है कि दूसरे के आने की वजह से अब रिसेप्टर के साथ जो फिट है, यानी कि जो बाइंडिंग है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो गई है या फिर और ज्यादा अच्छा फिट है। अब जो बायो आइसोएस्टर है वो ज्यादा सिलेक्टिव है, वो अपने रिसेप्टर को ज्यादा अच्छे से पहचान सकता है और प्रॉपर उसी रिसेप्टर पे जाके एकदम प्रॉपर बाइंडिंग कर पा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से एंजाइम में रिसेप्टर्स की सिलेक्टिविटी को भी हम इंक्रीज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ राइट बायो आइसोएस्टर। एक अच्छा एग्जाम्पल ये भी है जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ बायो आइसोस्टेरिज्म के। देखिए, कई सारे ग्रुप्स में हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं विद फ्लोरीन। उससे होता क्या है, आपका मेटाबॉलिक ऑक्सीडेशन रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, जिससे कि आपकी ड्रग का हम ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं, मेटाबॉलिक डिग्रेडेशन घटा सकते हैं। ओके, सेकेंड अच्छा एग्जाम्पल है बेंजीन को जब हम बेंजीन रिंग को हम थायोफीन से रिप्लेस कर देते हैं। इससे क्या होता है, बेंजीन की सॉल्युबिलिटी होती है कम आपके हाइड्रोफिलिक सॉल्वेंट्स में, जबकि थायोफीन की होती है अच्छी। तो हम बेंजीन की रिंग को थायोफीन से जब रिप्लेस कर देते हैं तो उससे भी हमारी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी तो देयर बाय आपकी फिर लॉन्ग टर्म में हमें बायोअवेलेबिलिटी अच्छी मिलेगी ड्रग की। ओके, तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल है, कि अच्छे एग्जाम्पल है जिससे हम समझ सकते हैं कि बायो आइसोस्टेरिज्म का हम कैसे यूज करके हम अपनी ड्रग की बायोलॉजिकल एक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं समझती हूँ कि जो भी मैंने पॉइंट्स आपको यहाँ पे समझाए हैं
आपको इसे समझ में आया होगा कि बायोआइसोस्टर्स क्या होते हैं, बायोआइसोस्टरिज्म क्या होता है और इसका क्या रोल होता है हमारे ड्रग की बायोलॉजिकल एक्टिविटी में, कैसे इस फिनोमेना का इस्तेमाल करके हम बायोलॉजिकल एक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं ड्रग की, और नंबर ऑफ अदर फैक्टर्स को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि नोट्स के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो लिखा हुआ है इट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर यू, तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारे कंटेंट के एकदम एक्सपैंडेड एंड सिंपलेस्ट फॉर्म में नोट्स आपको मिल जाएंगे। उसके लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को चेक करें, वहीं पे आपको सारे नोट्स मिलेंगे। और सिर्फ नोट्स ही नहीं, आपको मिलेंगे रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। और जीपैट ओरिएंटेड जो स्टूडेंट्स हैं, जीपैट एस्पायरेंट्स हैं, उनके लिए भी, और इवन हर स्टूडेंट के लिए जो भी फिर बेसिकली अभी मेडिसिनल केमिस्ट्री को पढ़ रहा है, उनके लिए इस पर्टिकुलर रिलेटेड टॉपिक के बाद आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस भी मिलेंगे। आप उनको सॉल्व करें। लास्ट में आंसर की भी लगी है, बट पहले आप आंसर क्यू को बिल्कुल ना देखें, पहले खुद से सॉल्व करें, अपना खुद का सेल्फ असेसमेंट करें, देन आप उन आंसर की को देखें। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।